वो दवाई खाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। सेकंड ब्रेन बुक के ऑथर टियागो फोर्टे कहते हैं कि ये तब की बात है जब मैं जूनियर ईयर ऑफ कॉलेज में था। अचानक से एक दिन मेरे गले में बहुत पेन शुरू हो गया। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे मन की इल्यूजन है। एक नहीं बल्कि सब डॉक्टर को दिखाने के बावजूद सबकी यही स्टेटमेंट होती। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे हो क्या रही है। और कुछ दिन बीतने के बाद मेरे पेन इतना बढ़ गया कि मुझे फूड स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। और कुछ दिनों के बाद जब मैं बोलता था तब भी मुझे पेन होने लगा। इसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और उस मेडिसिन से मेरे पेन तो चली गई, लेकिन मेरी मेमोरी भी साथ साथ चले जा रही थी। सबसे ज्यादा मेमोरीज हम अपने यंग एज और प्राइम टाइम में बनाते हैं, बट मेरे लिए जो भी मेमोरीज थी, यादें थी, वो सब मैं भूल रहा था। मानो मैं एक इंसान के बॉडी में था जिसका मेमोरी एक 80 ईयर की बुजुर्ग की थी। कुछ दिन बाद न जाने कैसे, बट मैंने एक काम करना शुरू किया। जो भी मेरे दिमाग में थी मैंने उन्हें सब लिखना स्टार्ट किया। मुझे जो भी तकलीफ होती थी, मेरे जो भी सिम्टम्स थे, जितने भी ट्रीटमेंट्स मैंने लिए थे महीने में, वीक्स में, मैं उन सब चीजों को नोट डाउन करने लग गया था। इसके अलावा मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया और मैंने उनसे अपनी पेशेंट हिस्ट्री की रिकॉर्ड मांगी और उसने मुझे एक 100 पेज की फाइल पकड़ा दी। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग डिजिटल नोट्स। जब मैं नोट्स बनाना शुरू किया तो मुझे 3 महीने के बाद उन सब नोट्स में अपने बॉडी से रिलेटेड एक पैटर्न दिखाई दिया। जब ये पैटर्न मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी या इन्फेक्शन नहीं, बल्कि एक फंक्शनल कंडीशन है जो कि एक सिंपल मेडिसिन से ठीक हो सकती है। आई वॉज शॉक्ड कि सेकंड ब्रेन बनाने का इतना फायदा हुआ। अब ऑब्वियसली हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने सेकंड ब्रेन कैसे बना सकते हैं। तो ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला जिसे हम कोड एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। यहाँ C का मतलब है कैप्चर। फेमस साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन काफी डाइवर्स काइंड ऑफ पर्सन थे। एक बार की बात है, फेनमैन एक कैफेटेरिया में बैठे थे और उस कैफेटेरिया में सारे स्टूडेंट्स डिनर कर रहे थे कि तभी अचानक एक स्टूडेंट ने हवा में एक प्लेट को उछाला। वहां पर बैठे सब स्टूडेंट ये इंसिडेंट को देख के ये सोच रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं रिचर्ड फेनमैन उस प्लेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने उस चीज को अपने डायरी में कैप्चर कर लिया। अब ये कैप्चर करने की क्वालिटी से हुआ ये कि जो प्रॉब्लम उन्हें और दूसरे फिजिसिस्ट को सालों से परेशान करी थी, उन्हें उस सवाल का क्लियर कट जवाब मिल गया। यानी उन्होंने प्लेट और उसके रोटेशन के बीच एक पैटर्न ढूंढ लिया। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि कोई भी चीज जो हमारे साथ रेजोनेट करती है उसे कैप्चर किया जाए। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए अगला स्टेप आता है O यानी ऑर्गेनाइज। देखिए, नोट्स को ऑर्गेनाइज करना कुछ किचन में कुकिंग करने की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग करते वक्त हमें पता होता है कि मसाले कहाँ पर हैं, वेजिटेबल्स कहाँ पर हैं, ऑयल कहाँ पर है। जैसे कि एक कुक अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखता है ताकि जब भी वो एक नया डिश बनाए तो उसे वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं जो उसे उस डिश को बनाने के लिए चाहिए। हमें अपना सेकंड ब्रेन बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ताकि थ्रू आउट लाइफ में हमें जिस मोमेंट पर भी नोट्स चाहिए हमें वो आसानी से मिल जाएं। सेकंड ब्रेन बनाने का मतलब है कि थ्रू आउट लाइफ हम अपने नोट्स को कलेक्ट करते रहेंगे और उनके बीच में नए नए पैटर्न फाइंड करते रहेंगे। अब हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑथर एक पारा सिस्टम बनाते हैं। ये भी एक एक्रोनिम है। पारा सिस्टम कहता है कि हमें सिर्फ 4 फोल्डर्स बनाने हैं अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इन 4 फोल्डर्स के अंदर हम अपने बाकी फोल्डर्स को डाल सकते हैं। आप समझते हैं कि पैरा सिस्टम कहता क्या है? पैरा सिस्टम में पहला फोल्डर P का बनेगा, यानी प्रोजेक्ट्स का। इस फोल्डर में हम अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को डालेंगे। नेक्स्ट फोल्डर जो हम बनाएंगे वो है A यानी एरियाज। इस फोल्डर के अंदर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे, जैसे कि वेट लॉस गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स इत्यादि। थर्ड फोल्डर जो हम बनाएंगे वो आता है R यानी रिसोर्सेज। इस फोल्डर में हम अपने टॉपिक्स और रिसोर्सेज को डालेंगे जो हमें फ्यूचर में काम आ सकते हैं। फाइनली फोर्थ फोल्डर आता है A यानी आर्काइव्स। इस फोल्डर के अंदर हम अपने कैंसल्ड प्रोजेक्ट्स, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को डालेंगे। और हाँ, हम ये नोट्स कभी भी डिलीट नहीं करेंगे, कंप्लीट होने के बाद भी नहीं। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए थर्ड स्टेप आता है D यानी डिस्टिल। देखिए, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि नोट्स कैसे लेने हैं, लेकिन सच कहूँ तो दिस इज गार्बेज। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 2 चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं एग्जाम के लिए, तो आप क्या करोगे? आप एक हाइलाइटर लोगे और आपकी बुक में जो भी डेफिनेशंस होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे,
उन सबको आप हाईलाइट कर दोगे, राइट? इन शॉर्ट, जितनी भी चीजें हमने पूरी बुक में हाईलाइट करी होंगी वो पूरी बुक जितनी ही हैं, यानी कि जब हम एग्जाम के लिए नोट्स पढ़ेंगे तब भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो सवाल ये आता है कि नोट्स को डिस्टिल कैसे किया जाए ताकि फ्यूचर में जब भी हम ये नोट्स पढ़ें तो 1 या 2 मिनट में हम इसे रिवाइज कर सकें। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एक पूरी बुक की नोट्स बना रहे हैं, देन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी नोट्स सिर्फ 5 या 10 पेजेस के ही हों। अब ये 5 या 10 पेजेस में कन्वर्ट कैसे होंगे? ये एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले स्टेप में 10 से लेकर 20% ही कंटेंट को हाईलाइट करो जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और मेन है। सेकंड स्टेप में अगेन आप उस हाईलाइटेड पार्ट्स में 10 से लेकर 20% हाईलाइट करो, और ये हम कर सकते हैं उन टेक्स्ट को बोल्ड करने से। अगर हम डिजिटल नोट्स यूज कर रहे हैं तो गोल ये है कि हम 1 या 2 मिनट में सारे इन्फॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर सकें। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को समराइज करना है ताकि हम सारे चीज को 150 वर्ड्स में कंपाइल कर सकें। अब होगा ये कि हम 1 या 2 मिनट में पूरी बुक की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर सकेंगे। सेकंड ब्रेन बनाने का फोर्थ स्टेप आता है ई यानी एक्सप्रेस। ऑक्टेविया बटलर, जिनका जन्म जून 1947 में हुआ था। ऑक्टेविया को उनकी सिंगल विडो मदर ने पाल पोष कर बड़ा किया था और ये लोग काफी गरीब थे। ऑक्टेविया बचपन से ही काफी शाय थीं और उन्हें माइल्ड डिसलेक्सिया भी था, इसलिए स्कूल में उन्हें बहुत बुली किया जाता था और स्कूल उनके लिए हेल बन गए थे। जब उन्होंने रियलाइज किया कि बाहर उन्हें कोई इंस्पिरेशन, सपोर्ट या लव नहीं मिल रही है तो वो इंट्रोवर्ट बन गई। वो दिन भर अपने इमेजिनेशन में खोई रहती। उन्हें साइंस फिक्शन राइटिंग्स का शौक था। जब टीचर्स ऑक्टेविया की राइटिंग्स देखते तो उसे भारी भरकम बातें सुनाते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। लेकिन कुछ अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं वो ये था कि उन्होंने अपने सारे आइडियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, डिस्टिल किया। लेकिन दुनिया वालों को उनके नाम आज नहीं पता होता अगर वो फोर्थ स्टेप नहीं करती यानी एक्सप्रेस, जिसका मतलब है कि वो अपनी बुक पब्लिश नहीं करती। इन केस अगर आपको ऑक्टेविया के बारे में नहीं पता तो आपको ये जानना चाहिए कि ऑक्टेविया बटलर पहली एक ऐसी फीमेल राइटर हैं जिन्हें मैकआर्थर फेलोशिप अवार्ड दिया गया। इतना ही नहीं, ऑक्टेविया ने एक बुक लिखी थी, द पैराबल ऑफ द सोअर, जो कि एक हिट थी। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक थी इन 2020। लेकिन ये कोई शॉकिंग बात नहीं है। शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी बुक में एक इंसिडेंट प्रेडिक्ट किया था जो कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से काफी मिलते जुलते थे। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो नोट्स दूसरों के आइडियाज को कॉपी करके बनाया है, तो कैसे मैं औरों के आइडियाज को यूज करके एक्शन लूं? देखिए, ऑक्टेविया ने जो भी बुक्स लिखी थी उसके इंस्पिरेशन उन्हें दूसरों की मूवीज और बुक्स देखकर ही मिला था। इन शॉर्ट, एवरीथिंग इज अ रीमिक्स। हर आइडियाज, हर थॉट्स इस दुनिया में ऑलरेडी है, हम सिर्फ इन आइडियाज के साथ खेल सकते हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। जब कोई शेफ एक नया डिश बनाता है तो वो भी उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है जो ऑलरेडी किचन में है, और हमारे केस में वो सारी इंग्रेडिएंट्स वो आइडियाज हैं। हम किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और काफी सारे आइडियाज को कंपाइल करके एक नए आइडिया में पहुंच सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों, अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो आप बाकी बुक्स को भी देख सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो मैं इन दिनों फिर से पढ़ रहा हूँ, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, डीप वर्क एटसेट्रा। मैं उन सारे बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसे प्रमोट करे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. See you again in the next one. Love you.